पूरी टीम एलेक्स के घर पर एकत्रित हुई जब उन्हें ये नई जानकारी मिली कि इस बार मिड टियर मैच लड़ेंगे। वे सभी लड़ने के लिए तैयार थे। इस युद्ध की क्रूरता की जानकारी उनके पहले ब्लड मून युद्ध की तुलना में बहुत अधिक थी, जिससे वे थोड़ा घबरा गए थे। ये जानकारी उन्हें इस कारण से दी गई थी कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मध्य श्रेणी के जादूगरों की लड़ाई और निम्न श्रेणी के जादूगरों की लड़ाई में अंतर वास्तव में दो अलग अलग भेद थे। लेकिन फिर भी एलेक्स ने इसे अपने सभी गोलेम को अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक विशाल मंच के रूप में देखा। लेकिन वे सभी भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं और लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हे दोस्तों, मुझे पता है कि हम सभी इस लड़ाई में जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि हम सभी ने सुना है कि यह पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा, क्योंकि अब हमला करने वाले गॉब्लिन की संख्या बढ़ रही है और वे हमारी पिछली रणनीति के आदी हो रहे हैं। लेकिन हमें एक साथ रहना होगा और एक टीम के रूप में लड़ना होगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। मुझे उस दिन आप सभी की आवश्यकता होगी। एलेक्स ने अपना भाषण ऐसे नेता की तरह दिया जिसकी उन्हें अपनी घबराहट दूर करने के लिए जरूरत थी। हाँ, लेकिन क्या होगा अगर हम वापस नहीं आ पाए? क्या होगा अगर वे गोब्लिन जीव हमारे लिए बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा हो गए? मुझे लगता है कि हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए, आर्थर ने कहा, इससे पहले कि एग्नेस ने उस पर पानी की बौछार कर दी। उसे उड़ा दिया। बेवकूफ, इसे अशुभ मत समझो। हम सब वापस आएंगे। हम सभी इसके लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे पास जीतने की शक्ति और कौशल है। हम सभी ने अपने युद्ध कौशल को बेहतर बनाने और मजबूत बनने के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी लिया है। और अगर हम में से कुछ वापस नहीं लौट पाते हैं, तो भी हम सम्मान और बहादुरी के साथ लड़ेंगे। हालांकि जब तक हम टियर 1 युद्ध क्षेत्र में हैं, मैं हम में से किसी को भी मरने नहीं देना चाहता, एलेक्स ने उन्हें आश्वस्त किया। महन, मुझे नहीं पता। स्पेस गेट की रीडिंग वापस आ गई है और ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार बहुत सारे गॉब्लिन बाहर आने वाले हैं। क्या होगा अगर हम अलग हो गए? नाइट ने कांपती आवाज में पूछा। हमें एक साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक इकाई के रूप में लड़ेंगे और हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। याद रखें, हम सभी इसमें एक साथ हैं। मेरे साथ अग्रदूत के रूप में, आर्थर रक्षक के रूप में, एग्नेस मास्टर जादूगर के रूप में, ब्रैंडन लड़ाकू के रूप में और नाइट हत्यारे के रूप में हम लगभग अजेय होंगे। एलेक्स ने कहा कि भूमिकाएं सुनने के बाद सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एलेक्स ने अपने नाम पर ही टिके रहने का फैसला किया, क्योंकि इससे उन्हें लगा कि उनका उद्देश्य अच्छा है। मुझे डर लग रहा है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। मैंने पिछली बार मरे हुए लोगों को देखा था एलेक्स। ये एक नरसंहार था। जब पिछली बार ब्लड मून हुआ था तब आप शहर में नहीं थे। ये मूल रूप से पूरे युद्ध क्षेत्र में जंगली था। एग्नेस ने दांत पीसते हुए कहा और नाइट उसके पास खड़ा होकर अपना समर्थन दिखा रहा था। एलेक्स ने केवल एक सेकंड के लिए उन्हें देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली और उन सभी बातों के बारे में सोचने लगा जो उसने गॉर्डन टियर के सभी नेताओं की बैठक में सुनी थी। हम सभी को डर लगता है, लेकिन हम डर को खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। हमें बहादुर बनना होगा और लड़ना होगा। और अगर आपको मदद की जरूरत हो तो बस पूछिए। हम सब एक दूसरे के लिए यहां हैं। मैं डरा हुआ हूं क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ बहुत कम समय बिताया है। हम अभी अभी मिले हैं और अब मैं एक ऐसे युद्ध में जा रहा हूं जिससे मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें एक सीधी मानसिकता रखनी होगी। हमें हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। आपको हमें एक पूर्ण विजय की ओर ले जाना होगा। एलेक्स, मेरे पास अभी भी जीवन में करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ब्रैंडन ने कहा कि भले ही वो उनके साथ मीटिंग में था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आखिरकार उसने बात करना बंद कर दिया और अपने हाथ में कृपाण को सहलाया। अपने पिता के साथ प्रशिक्षण के बाद से ही ब्रैंडन में बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पूरे समूह ने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वह सुधर जाएगा। हम सभी के पास कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हम परवाह करते हैं, लेकिन याद रखें,
हम ये उनके लिए भी कर रहे हैं। हम अपने प्रियजनों, अपने परिवार, इस शहर की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जहां हम पले बढ़े हैं और जिससे हम प्यार करते हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम उनके पास वापस आएं। क्या होगा अगर हम असफल हो गए? आर्थर ने फिर पूछा, और इस बार उस पर भेजी गई पानी की तोप बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसे एलेक्स की छत पर भेजा गया था। मैंने तुमसे कहा था ना, इसे बदकिस्मत मत बनाओ। कमीने, तुम बच नहीं पाओगे, एग्नेस ने गुस्से में कहा, और बाकी गैंग हंस पड़े। बहुत दिनों बाद पहली बार वे इतने बेफिक्री से हंसे थे। लड़ाई का दबाव उन पर हावी होता दिख रहा था, और सिर्फ एलेक्स ही बेपरवाह लग रहा था। असफलता कोई विकल्प नहीं है। हम जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेंगे, और अगर हम असफल भी हो गए तब भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक टीम रहेंगे, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जिंदा वापस लौटें। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या आप समझ रहे हैं? एलेक्स ने सवाल किया, और सभी ने एक साथ जवाब दिया। अंत में हमें खुद पर और अपनी सहज प्रवृत्ति पर विश्वास करना होगा। हम पूरे दिल से लड़ेंगे और जिंदा वापस आएंगे। साथ मिलकर हम कुछ भी जीत सकते हैं। एलेक्स ने अपना अंतिम भाषण देते हुए अपने गोलेम्स की ओर अंतिम तैयारी करने के लिए प्रस्थान किया, और बाकी गिरोह भी अंतिम लड़ाई की तैयारी में लग गए और तुरंत ही आंगन से गायब हो गए। गॉर्डन्स पैट्रियार्क हाउस। उन्होंने आपके द्वारा भेजे गए विवरण कैसे लिए? कुलपति ने ड्रेको से पूछा, जो उसके सामने बैठा था। खैर, उन सभी को डर था, लेकिन एलेक्स अभी भी मजबूत रहा और यह सुनिश्चित किया कि उनकी मानसिकता सही रास्ते पर रहे। मुझे यकीन है कि वे इस ब्लड मून युद्ध में महान चीजें करने जा रहे हैं, जो होने वाला है। हमें बस इतना करना है कि उनमें से कोई भी मर न जाए। यदि नहीं, तो ये उनकी मानसिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, और ये कबीले को भी प्रभावित करेगा। क्या हमें वास्तव में टियर 1 और टियर 2 जादूगरों को ब्लड वॉर में फेंकते रहना चाहिए? ये पहले ऐसा नहीं था। मैं आपकी बात समझ गया ड्रेको। इससे पहले कि हम हमेशा जादूगरों के टियर 3 रैंक तक पहुंचने का इंतजार करें, इससे पहले कि वे मध्य रैंक के रक्त युद्ध में भाग लें। लेकिन समय बदल रहा है, और हम अपने हाथ रोककर नहीं रख सकते हैं। यदि हम उन गोबलिनों को हराना चाहते हैं जिनकी जन दर अधिक है, अन्यथा हमारी हार तेजी से होगी। वे उन लाशों की तरह नहीं हैं जिन्हें मारने के कारण विकसित होना पड़ा। प्रत्येक हत्या 100 से अधिक नवजात शिशुओं को बढ़ने में मदद कर सकती है। क्या आप समझते हैं? हाँ। ड्रेको के साथ बात समाप्त करने के बाद कुलपति ने एक अन्य व्यक्ति का सामना किया, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, लेकिन दीवारों पर अपनी पीठ टिकाए हुए था। अंधेरा, तुम्हारे कबीले में वापस लौटने का क्या विचार है? मुखिया ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। वापस आने की क्या जरूरत है? बहुत से बुजुर्ग मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने अंधेरे गोलेम पथ का अनुसरण किया है। मैं केवल आपके द्वारा दिखाए गए प्यार के कारण ही ऐसी प्रहती करने में सक्षम हूं। कुलपति, व्यक्ति ने अंधेरे छाया से बाहर आते हुए कहा, क्योंकि उसने प्रकाश में कदम रखा था। उसके चारों ओर रक्त की अत्यधिक लालसा थी। उसकी कमर पर एक कटाना था जो अभी भी म्यान में था। मूठ को एक अनोखे तरीके से उकेरा गया था, लेकिन सामग्री हड्डी से बनी थी। यहां तक कि म्यान भी शुद्ध सफेद हड्डियों का था, और उसकी पीठ के पीछे एक विशाल हड्डी की कुल्हाड़ी थी जिस पर रून उत्कीर्ण थे। इसकी परवाह किसे है कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं? मैं कुलपति हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप 8वें एल्डर बने। इस तरह मेरा एक और छात्र कबीले में निर्णय लेने वाला बन जाएगा, और मैं बिना किसी प्रतिबंध के विस्तार की अपनी योजना को आगे बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हमारा कबीला राजधानी के सबसे कमजोर उच्च स्तरीय कबीले जितना ही मजबूत होगा। कुलपति ने ठंडे चेहरे से समझाया कि इस समय उसका चंचल रवैया दिखाई नहीं दे रहा था। जैक ने केवल ठंडे भाव से मुस्कुराया, और ड्रेको ने सोचा कि कुलपति के पास अब कितनी शक्ति है और इस सब के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश के बारे में एक रहस्य है जो केवल दूसरी पीढ़ी को ही पता था, क्योंकि ड्रेको,
जैक के साथ नए वंश वृक्ष के आधार पर तीसरी पीढ़ी का वंशज था, जबकि एलेक्स चौथी पीढ़ी के वंशज का हिस्सा था। इस बीच कुलपति के घर पर, बूढ़े आदमी, आप कहाँ हैं? आपका पोता एक एहसान मांगने आया है। एलेक्स की आवाज पैट्रियार्क के घर के भीतरी हॉल तक गई, यहां तक कि ये पैट्रियार्क और उनके दो शिष्यों ड्रेको और जैक के कानों तक पहुंची, जो इस तथ्य के कारण गंभीर चर्चा कर रहे थे कि उनके साधना स्तर में वृद्धि के कारण उनकी सुनने की क्षमता बेहतर है। एलेक्स की आवाज सुनकर मुखिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अभी भी याद है कि उस बदमाश ने कुछ दिन पहले ही उससे एक धातु का राक्षसी क्रिस्टल उधार लिया था और उसे वापस भी नहीं मिला, और यहां फिर से उसका नाजायज पोता आ गया। फिर से कुछ और मांगने की बात पर आते हुए वो पहले से ही ये सोचकर सिरदर्द महसूस कर सकता था कि वो उसके साथ कैसे निपटेगा, क्योंकि एलेक्स की सभी मांगे हमेशा पिछली से अधिक अनुचित लगती हैं। मुझे लगता है कि ये बैठक समाप्त होने वाली है। कुलपति, मैं छोटे भाई के आने से पहले ही विदा ले लूंगा, जैक ने कहा, जब वह एलेक्स के देखने से पहले ही कमरे से बाहर निकलने वाला था। लेकिन ड्रेको ने केवल उपहास किया। आखिर इतनी जल्दी क्यों है जैक? मुझे याद है कि कुलपति हमेशा से तुम्हें अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहते थे, यहां तक कि एलेक्स के जन्म से पहले भी, हालांकि कोई आधिकारिक अनुष्ठान नहीं हुआ था। तुम कुलपति के लिए मुझसे ज्यादा बेटे हो। मेरे पिता सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि आप अपने भतीजे से मिले? ड्रेको ने कहा और जैक का चेहरा उतर गया। वह ड्रेको और पैट्रियार्क के साथ स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन यह अभी भी इस तथ्य को नहीं बदलता है कि वह एक अकेला व्यक्ति था और एलेक्स के साथ परिचित होने के मूड में नहीं था, जिसे पैट्रियार्क ने हमेशा एक धोखेबाज के रूप में ब्रांडेड किया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो आपने छोटे एलेक्स को तब से नहीं देखा है जब वह सिर्फ एक बच्चा था। क्या आप यहां कुछ ज्यादा ही ठंडे नहीं हो रहे हैं? चलो उस छोटे से उपद्रवी से मिलते हैं, इससे पहले कि वो फिर से मेरी शराब चुरा ले। कुलपति जल्दी से एलेक्स की ओर बढ़े, क्योंकि उन्हें याद आया कि पिछली बार जब एलेक्स आया था और वो आसपास नहीं थे, तो छोटे से बदमाश ने उनकी शराब चुराने का मौका ले लिया था। एलेक्स ने अपने दादाजी को दो लोगों के साथ बाहर आते देखा। उसने तुरंत ड्रेको को देखा जो बाईं ओर खड़ा था, लेकिन दाईं ओर खड़े दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे थोड़ा सिरदर्द हो रहा था, क्योंकि वो उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि वो उसे जानता है, लेकिन हर बार जब वो उसे याद करने की कोशिश करता था, तो उसे धुंध में घिरी यादों का सामना करना पड़ता था। उसने कोशिश की लेकिन याद नहीं कर पाया, इसलिए उसने ये सब छोड़ दिया। ये स्पष्ट था कि उसके मन में उसकी एक छाप थी, लेकिन ये उन दबी हुई यादों में से थी जो पुराने एलेक्स के पास थी। चूंकि वह स्मृति तक नहीं पहुंच सकता, इसका मतलब यह था कि वो उस व्यक्ति के बारे में विवरण जानने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। सातवें बड़े को नमस्कार, वरिष्ठ को नमस्कार। बूढ़े आदमी, मुझे एक एहसान चाहिए। सबसे पहले एलेक्स ने ड्रेको को झुककर अभिवादन किया और ड्रेको के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर भी उठाया। और चूंकि वह ये अनुमान नहीं लगा सका कि दूसरा व्यक्ति कौन था, इसलिए उसने उसे वरिष्ठ कहा, क्योंकि वह कुलपति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। वह निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और साथ ही उसने गॉर्डन कबीले का कुल वस्त्र पहना हुआ था, जिसका अर्थ था कि वे कबीले के सदस्य थे। भले ही उसका अपना वस्त्र शुद्ध काले रंग का था, जिसके किनारों पर भूरा रंग था। हालांकि एलेक्स को उस व्यक्ति द्वारा छोड़े जा रहे भारी रक्त पिपासा का एहसास था, लेकिन वह इस तथ्य के कारण विचलित नहीं हुआ कि वह एक युद्ध क्षेत्र था जहां पहले भी कई मौतें हो चुकी थी, जहां वो उस मृत्यु दर के लगभग 90% के लिए भी जिम्मेदार था, जिसका अर्थ है कि उसके पास एक निश्चित मात्रा में रक्त पिपासा और हत्या करने की मंशा भी थी। हालांकि ये जैक के आभा से तुलनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने एलेक्स की कल्पना से अधिक लोगों को मार डाला था, लेकिन कम से कम एलेक्स पूरी तरह से मूर्ख नहीं था, जो जैक से रिस रही रक्त पिपासा से दब जाता, जो जानबूझकर इसे बाहर नहीं आने दे रहा था। जब एलेक्स जैक को देख रहा था,
जैक भी यही कर रहा था क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह समझ सके कि आखिर किस बात ने एलेक्स को इतना साहसी बनाया कि उसने कुलपति को बूढ़ा कह दिया। वह ड्रेको से भी पहले से सबसे लंबे समय तक पैट्रियार्क का अनुसरण करता रहा है और उसके अभी भी एक दायरे पीछे होने का एकमात्र कारण उसकी गोलेम तकनीकों पर प्रतिबंध था। यदि ऐसा नहीं होता तो वो बहुत समय पहले ही टियर 6 जादूगर बन गया होता। और उन सभी वर्षों में पैट्रियार्क का अनुसरण करते हुए एक छोटी सी वर्जना थी जो सभी को ज्ञात थी। पैट्रियार्क को बूढ़ा कहना मृत्यु का सबसे त्वरित रास्ता था। उसने उसे एक अन्य टियर 6 जादूगर के खिलाफ लड़ते हुए भी देखा था, जबकि वह तब भी टियर 6 जादूगर था, क्योंकि जादूगर ने एक बहस के बाद उसे बूढ़ा आदमी कहा था। उसने जादूगर को बहुत बुरी तरह पीटा और यह सुनिश्चित किया कि उसके गोलेम जादूगर को परेशान करे और उसके चेहरे पर मुक्का मारे, जब तक कि वो खुद को फिर से पहचान न सके। ये बहुत समय पहले की बात है और स्कॉट फ्री को पैट्रियार्क बूढ़ा कहने से रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति ड्रेको था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पैट्रियार्क बूढ़े को उसके चेहरे की बजाय पीठ पीछे बुलाता था। एलेक, अपने चाचा से मिलो। उनका नाम जैक है और मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा है कि यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो तो वे तुम्हारी रक्षा करें, कुलपति ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा कि ऐसा कहा गया था कि इस बार तीसरा एल्डर हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैंने व्यय सूची और उसमें शामिल लोगों के बारे में सुना है। आप जानते हैं कि मेरे कुछ छोटे मोटे संबंध हैं, एलेक्स ने व्यंग्य किया। हाँ, मैंने उस शराबी को आप पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन वह विश्वसनीय नहीं है। मुझे भी उस पर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि वह युद्ध के मैदान में नशे में धुत हो जाए और युद्ध शुरू होने पर आपकी रक्षा करना भूल जाए। सर ड्रेको के बारे में क्या? मैंने सुना है कि वह भी भाग लेने जा रहे हैं। एलेक्स ने पीला चेहरा लिए पूछा और जैक के होंठ फड़कने लगे। उसे पहले से ही इस बच्चे को थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी जो उसे नीचे देख रहा था। एलेक, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। ड्रेको एकमात्र जिम्मेदार टियर 6 है जिसे मैं तीसरे एल्डर के रूप में ब्लड मून पर भेज रहा हूं। यह भूल जाना अच्छा होगा कि वह आपके साथ आ रहा है और उस पर भरोसा भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वह लड़ाई में शामिल भी न हो। वो मेरा भाई है और मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानता हूं। वो केवल उन लाभों के कारण युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहा है जिनका वादा उससे किया गया था। ये सब सुनकर एलेक्स गहरी सोच में पड़ जाता है। हालांकि जैक एलेक्स की अपनी भावनाओं के प्रति लापरवाही पर गुस्सा था क्योंकि वह टियर 6 मैच प्रोटेक्टर पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस बातचीत में पड़ने को तैयार नहीं था। मैं पहले से ही जानता हूं कि आप किस बारे में चिंतित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैक का मूल्यांकन करना आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि वो वही है जिसे मैंने अपनाने की कोशिश की थी। आप जैसे बूढ़े आदमी ने उसे अपनाने की कोशिश की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप अस्वीकार कर दिए गए। मुखिया का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह फिर भी बोलता रहा। वह सबसे प्रतिभाशाली बैटल मैच है जिसे मैंने कभी प्रशिक्षित किया है, जबकि ड्रेको मैना नियंत्रण में सबसे प्रतिभाशाली था, लेकिन जैक में अधिक सहज युद्ध की समझ थी। मुझसे बेहतर, और हमने उसके अनोखे प्रकार के गोलेम के बारे में बात भी नहीं की है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब तक वो किसी की रक्षा करना चाहता है, तब तक कोई शीर्ष टियर 6 जादूगर भी उसे नहीं मार सकता। क्या आप समझते हैं कि वो अब कितना भयानक है? उस कुलपति ने धमकी भरे लहजे में पूछा। यह स्पष्ट था कि एलेक्स को पीछे हटने का कोई आभास नहीं था। एलेक्स, मुझे लगता है कि मैंने फिर से गलती कर दी, एलेक्स ने मन ही मन कहा, क्योंकि उसने देखा कि जैक का चेहरा शुरुआत की तरह दोस्ताना नहीं लग रहा था, क्योंकि आखिरकार उसने खुद ही ये चुनौती अपने सामने रखी थी। मुझे लगता है कि तब मैं आपके सक्षम हाथों में होता, सीनियर जैक, एलेक्स ने फिर कहा। जैसे ही उसने जैक की ओर एक और झुककर प्रणाम किया, उसने अंततः अपने विश्वास को त्याग दिया कि वह एक टियर 5 जादूगर द्वारा संरक्षित होने जा रहा था। आप भी निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं और उस युद्ध क्षेत्र में आपके रैंक से ऊपर कोई नहीं है जो आप पर हमला कर सके, आपको मारने की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिवाय इसके कि आप अपने खिलाफ एक उच्च रैंक वाले गोबलिन को ले आए।
मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यदि कभी ऐसा हुआ तो आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि उच्च श्रेणी का दुश्मन ऐसा स्तर नहीं है जिसे मैं उकसा सकूं। मैं केवल कुछ वार ही झेल सकता हूं, जैक ने समझाया। लेकिन एलेक्स पहले से ही अपने दिल में कोस रहा था। जब उसने सुना कि अगर उसे उच्च श्रेणी के जीवन रूप द्वारा निशाना बनाया गया तो उसे भागना होगा। ठीक है, आपको एलेक्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा जो वे गेट के माध्यम से भेज सकते हैं वो एक शीर्ष टियर 6 गोबलिन होगा। इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा। इससे उनके द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष चैनल पर वास्तविक दबाव पड़ेगा, लगभग इस हद तक कि ऐसा लगेगा कि ये विनाश के कगार पर है। अगर वे गेट का इस तरह दुरुपयोग करते हैं तो ये टूट भी सकता है। ड्रेको ने एलेक्स को थोड़ा शांत करते हुए आश्वासन दिया। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने डरे हुए व्यक्ति हो। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम उन बहादुर लोगों में से एक हो जो हमेशा अंत तक लड़ते हैं, या कम से कम तुमने मुझे ऐसा ही आभास दिया है, ड्रेको ने कहा। ओह, मुझे कमांडर होने और अपने अधीन लोगों को तब तक आदेश देने का अनुभव मिला जब तक वे मेरे पैर या हाथ की तरह काम नहीं करने लगे। ये एक बहुत ही अनोखा एहसास है। क्या आपको लगता है कि मैं एक भीषण लड़ाई लड़ना चाहूंगा जब मैंने आपके सपनों में पहले ही उन गोबलिन्स को मौत के घाट उतार दिया था? हंसते हुए, मैं देख रहा हूं कि आप उनके खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हैं। कम से कम टियर 1 गॉबलिन्स के समूह के खिलाफ मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनकी पंक्तियों को ध्वस्त कर सकता हूं। जब तक कि मेरे पास रैंक एक युद्ध क्षेत्र में भाग लेने वाले सभी कुलों का निगम है, जिसमें शहर के रक्षक भी शामिल हैं। ये बाकी निम्न श्रेणी के जादूगरों के लिए काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं और पिछली बार की तरह रैंक 2 युद्ध क्षेत्र में सहायता करते हैं तो उन पर से दबाव काफी कम हो जाएगा। खांसते हुए, बहुत हो गई छोटी सी बातें। तुम यहां वापस क्यों आए हो? अगर मुझे सही से याद है तो तुम वो पावर क्रिस्टल वापस नहीं लाए हो जो मैंने तुम्हें दिया था। आप इसे अपने पास रखने का सपना भी न देखें, क्योंकि मैं उस पावर क्रिस्टल को प्राप्त करने में सक्षम होने से पहले बहुत तनाव से गुजरा हूं, जिसे मैं आपको उधार देता हूं। एलेक्स ने अपने दादा के बयान के बाद मुंह बनाया। इतना स्वार्थी आदमी, तुम एक साधारण शक्ति क्रिस्टल के बारे में शिकायत क्यों कर रहे हो? यहां तक कि 5वें बड़े गोलेम भी उसके लिए जानवर का शिकार करने में सक्षम है। तुम अपने लिए जानवर का शिकार करने के लिए अपने गोलेम को क्यों नहीं भेज सकते? एलेक्स ने कहा कि उसे याद है कि जब वह 5वें एल्डर के अधीन शिक्षा ले रहा था, तब उसने अपने टाइगर गोलेम को उसके लिए एक मकड़ेनुमा राक्षसी जानवर को पकड़ने का आदेश दिया था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वो उस स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता था जहां वो अपने गोलेम को भी ये कहने में सक्षम हो सकेगा कि वह जाकर उसके लिए काम करे। जैसे किसी को पीटना या 1000 जानवरों वाले पहाड़ से एक जीवित राक्षस प्राप्त करना जो उनके शहर के करीब था। कुलपति ने एलेक्स की ओर देखा और हार में अपना सिर हिलाया। उन्हें लगा कि उनके पोते ने उनकी तुलना उस पशु प्रेमी जीनियस से करके उनके साथ अन्याय किया है, जिसने अपनी सारी प्रेरणा जानवर गोलेम बनाने में लगा दी और अपनी साधना को भूल गया। यहां तक कि ड्रेको भी पहले ही उससे आगे निकल चुका था। उसके उस प्रतिभाशाली भाई के पास गोलेम शिल्प में एक ऐसी प्रतिभा थी जिसकी तुलना के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। अगर ये सिर्फ खेती के स्तर पर होता तो उसे हराने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब बाघ शामिल होता है तो उसे भी भागना पड़ता है। वैसे भी मैं यहां इसीलिए नहीं आया हूं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूं कि आप मुझे कटाना का तरीका सिखाएं। कुलपति, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपके कई गुप्त शिष्य हैं जो कटाना का उपयोग करते हैं, और मुझे भी पूछना पड़ा इससे पहले कि मुझे पता चले कि मेरे दादा गुप्त रूप से कटाना शैली के उस्ताद थे। मैंने ऐसा कुछ कब छुपाया था? कुलपति के विचार पहले से ही व्यापक हो रहे थे, क्योंकि वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि एलेक्स का क्या मतलब था। क्यों? आपके अपने पोते को तो आपने कभी कुछ नहीं सिखाया। क्या आपके पास ज़मीर नहीं है?
एलेक्स ने अपने चेहरे पर एक गलत भाव के साथ शिकायत की। यहां तक कि जैक भी उसके भाव से मूर्ख बनने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन ड्रेको कौन था? वो एलेक्स की हरकतों के लिए कभी नहीं गिरने वाला था। कुलपति का चेहरा पहले से ही काला था और वह अपने एलेक्स आरोपों पर आश्चर्यचकित था। इस गुंडे को मैं हमेशा से सिखाना चाहता था, लेकिन हर बार जब मैं उसे फोन करता हूं तो वो हमेशा कहता है कि मैं एक स्वशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। स्वशिक्षित प्रतिभाशाली, स्वशिक्षित मेरा पैर। जैसे ही उसने कहा कि उसे पता चला कि मैं इस कटाना शैली का मास्टर हूं, वो दौड़कर मेरे पास आया और मेरी कटाना शैली सीखने लगा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने देखा है कि एलिस कितना शानदार है जब उसने रईसा कबीले के सामने के गेट पर उसकी मदद की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा लाभ के बाद ही सीखता है। मैं इस तरह के स्वार्थी पोते के साथ कैसे समाप्त हुआ? पैट्रियार्क का दिमाग तेजी से काम करने लगा क्योंकि उसने जल्दी से सोचा और मुख्य बिंदु पर पहुंच गया कि एलेक्स वास्तव में उसकी कटाना ब्लेड शैली क्यों सीखना चाहता था। आप सबसे पहले कटाना शैली क्यों सीखना चाहते हैं? अगर मुझे ठीक से याद है तो आप भाला चलाने में बहुत अच्छे हैं। यहां तक कि पुराने चौथे ने भी आप में भाला चलाने की अद्भुत प्रतिभा होने की बात कही थी कि यदि आपको उचित प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय तकनीक दी जाए तो आप भविष्य में भाला चलाने के ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हैं। कुलपति ने कहा और एलेक्स ने शाप दिया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चौथे एल्डर ने पहले ही अपने दादा के साथ अपना हाथ आजमा लिया होगा। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने भाला इसलिए चुना क्योंकि इससे उसे कमजोर होने पर पहले वार करने का फायदा मिल सकता था। और अब तक वह इसका उपयोग इसलिए करता था क्योंकि भाला कौशल उसके गोलेम द्वारा विकसित सभी हथियार कौशल में सर्वोच्च था। ब्रैंडन को अपनी तलवार और कृपाण लहराते देख उसका खून खौल उठा क्योंकि उसे लगा कि एक सही लड़ाकू जादूगर को इसी तरह लड़ना चाहिए, जबकि उसने पहले से ही सक्षम गोलेम होने के बावजूद लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन वह अभी भी एक कटाना को पकड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि इससे वो अच्छा दिखेगा। बूढ़े आदमी, आप क्या जानते हैं? आपका पोता वास्तव में इतना प्रतिभाशाली है कि मैंने कभी भाला पथ पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने पहले ही स्पेरा क्यों ही सीख लिया है। पैट्रियार्क, ड्रेको, जैक। कुलपति ने उसे तब तक जोर से मारने की इच्छा महसूस की जब तक कि वह जमीन के नीचे दफन न हो जाए। उसकी शेखी ड्रेको और जैक को भी संदेह कर रही थी, जो अपने हथियार क्यूई को महसूस करने के करीब भी नहीं थे। अपनी युद्ध तकनीकों को उचित तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं। मुझे लड़ने के लिए कटाना का उपयोग करने में अधिक रुचि है। बताओ बूढ़े आदमी, मुझे वह देने के बारे में तुम क्या सोचते हो? एलेक्स ने एक चांदाओं की ओर इशारा करते हुए कहा जो कटाना जैसा दिखता था और दीवार पर लटका हुआ था, जिसे उसने बहुत पहले खोजा था और चांदाओं की म्यान को इस तरह से गढ़ा गया था जैसे कि उस पर एक टिमटिमाती लौ हो। यह हर मोड़ में इतना सुंदर था कि ब्लेड को बाहर निकाले बिना भी कई लोगों को यह पता चल गया कि यह कोई सामान्य हथियार नहीं था। जब कुलपति ने अपने पोते द्वारा इंगित हथियार को देखा तो उन्होंने आह भरी। ये कोई कटाना नहीं है जो मेरे पिता से मुझे मिला हो, बल्कि ये तो उन्होंने मरने से पहले मुझे उपहार में दिया था। मैंने इसे अपने बेटे को देने की योजना बनाई थी क्योंकि मैं चांगदाओं का उपयोग नहीं करती, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने कभी इसे जन्म नहीं दिया। इसके बजाय मैंने आपकी मां को जन्म दिया। मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इसे देने के योग्य हो ताकि इस पर यहां धूल न जमती रहे। जब आपका कभी बेटा नहीं हुआ तो क्या आपका कोई पोता नहीं था? आपने उसे मुझे क्यों नहीं दिया? लेकिन आपने अब तक भाले से लड़ाई लड़ी और यह सिर्फ एक साधारण चांगदाव है। इसमें कुछ खास नहीं है। इसका कोई ग्रेड भी नहीं है। यह शुद्ध धातुओं और संसाधनों से बना है जो अभी तक अज्ञात है। इसके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि यह मैना और क्यूई को संचित कर सकता है, चाहे आप इसमें कितनी भी मात्रा डालें, और इसका उपयोग प्रहार करने के लिए करें। लेकिन इसके अलावा यह जादूगर की क्षमता को बढ़ाता या बढ़ाता नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये चाहिए।
क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं और अपनी कुछ कटाना तकनीकों का मैनुअल भी दे सकते हैं? मैं ब्लड मून युद्ध से पहले कुछ बुनियादी चाल सीखना चाहता हूं। कम से कम इस तरह से मैं उस दिन कुछ गॉब्लिन्स को मार तो सकूंगा। क्या आपको लगता है कि हथियारों की मूल बातें समझना इतना आसान है? खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ब्लेड पर फैसला कर लिया है। मैं इसे आपको दे दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो आप इसे बाद में चुरा लेंगे। कुलपति ने कहा और एलेक्स ने शर्म से अपनी नाक खुजाली। मैं तो बस कटाना को प्रकाश में लाने में मदद कर रहा हूं। बूढ़े आदमी, मेरी प्रतिष्ठा खराब करना बंद करो। ड्रेको ने देखा कि दादा और पोता दीवार पर लगे चांगदाओं के बारे में मजाक कर रहे थे। वह एक दूसरे के प्रति उनके व्यवहार से परिचित था, लेकिन यह सब जैक के लिए अभी भी एक नई बात थी। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि कुलपति किसी के साथ इतना सहज व्यवहार कर रहे हैं। और डिंग, रक्त चांगदाओ टूटा हुआ मिला। मेजबान एक दिव्य स्तर के हथियार के संपर्क में आ गए हैं। जिस क्षण एलेक्स ने चांगदाओं के मूक को छुआ, सिस्टम ने सूचनाओं की एक श्रृंखला भेजी। घंटी बजने की दर इतनी अधिक थी कि एलेक्स ये देखकर दंग रह गया कि वह 5 सेकंड से अधिक समय तक एक ही स्थान पर खड़ा रहा, बिना हिले डुले, जबकि वह सिस्टम को देख रहा था। पैट्रियार्क, ड्रेको और जैक उसे घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक पल वह चांगदाओं को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था और अगले ही पल वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई हथियार से चिपका हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी मूर्ति को देख रहे हों। रक्त चांगदाओ, दिव्य अस्त्र, टूटा हुआ 20%। एक हथियार जो अनगिनत दिव्य धातुओं से तैयार किया गया था और एक वर्ष के लिए उच्च रैंक वाले पिशाच राजाओं के खून में भिगोया गया था। यह स्वर्गीय दिव्य हथियारों के बीच अपना स्थान रखता है। हालांकि यह अब क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन यह खुद को ठीक करने के लिए मारे गए दुश्मनों का खून चूस सकता है। चांगदाओं के बारे में ऐसी जानकारी देखकर एलेक्स आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि उसके पास कृपाण से कोई अतिरिक्त आंकड़े नहीं थे, लेकिन चांगदाओं ने किसी भी अन्य हथियार की तुलना में महान क्षमता दिखाई जो उसने कभी देखी थी। अकेले मूठ लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी थी और पूरी तलवार 2 मीटर लंबी थी। एलेक्स मुस्कुराया क्योंकि उसने आखिरकार कृपाण को उस जगह से हटा दिया जहां इसे दीवार पर लटका दिया गया था। वह धीरे धीरे जलती हुई रक्तवर्णी म्यान से तलवार को बाहर निकालता है। अंततः एक किनारे वाला ब्लेड बाहर आ जाता है और उसका तेज भाग लाल चमक से रंगा हुआ प्रतीत होता है। जिस क्षण चांगदाओ प्रकाश के संपर्क में आया, तलवार से अनगिनत रक्त के तंतु निकले और एलेक्स को छेद दिया, जो उसे एक हाथ से पकड़े हुए था। परीक्षण शुरू। जैसे ही बाकी लोगों ने यह देखा, वे सभी घबरा गए और एलेक्स के पास जाकर उसे तलवार से अलग करने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब कुलपति ने कृपाण पकड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वह करीब आ पाता, एलेक्स ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने को कहा। पैट्रियार्क, ड्रेको और जैक सभी जमीन पर पैर जमाए खड़े रहे और उन्होंने एलेक्स के चेहरे को दर्द से भरते हुए देखा, जबकि खून के जाल उसके शरीर को भेद रहे थे। धीरे धीरे एलेक्स की आंखें लाल हो रही थी। उसका खून बहुत तेजी से उसके शरीर से निकल रहा था। हालांकि एलेक्स ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन अगर उन्हें कभी लगा कि वह मर रहा है तो वे एलेक्स की चेतावनी को नजरअंदाज करने और हमला करने में संकोच नहीं करेंगे। लाल रंग ने अंततः एलेक्स की सभी आंखों को ढक लिया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रक्त के स्पर्शक भी तलवार में वापस चले गए। कुलपति ने एलेक्स की ओर अपनी मानसिक तरंग भेजी और देखा कि उसके शरीर में केवल थोड़ा सा खून बचा था जो उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी कुलपति अभी भी करीब जाने से डर रहे थे कि कहीं वो स्थिति को बदतर न बना दे। वह केवल एलेक्स पर विश्वास कर सकता था और उसके उस सम्मोहन से जागने का इंतजार कर सकता था जिसमें वो प्रवेश कर चुका था। तलवार में घुसे हुए तंतु फिर से बाहर आ गए। इस बार वे एलेक्स के शरीर में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार थे
और कुलपति और बाकी लोग अपनी गति को सीमित करने की जहमत उठाए बिना ही आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वे टेंटिकल्स के आमने सामने थे जो उन्हें करीब आने से रोक रहे थे, और एक कटाना रहस्यमय तरीके से पैट्रियार्क के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही उन्होंने टेंटिकल्स में से एक पर वार किया, लेकिन वे आश्चर्यचकित रह गए जब टेंटिकल ने उनके वार को चकमा दे दिया। लेकिन उन्होंने तुरंत हार नहीं मानी। उसने अपने कटाना की स्थिति बदली और उसके स्पर्शकों का पीछा करते हुए उसे काट डाला, और जहां उसने काटा वहां से भारी मात्रा में खून बहने लगा। जब उसने देखा कि खून में संक्षारक गुण है तो वह तुरंत पीछे हट गया। जब उसने देखा कि वह केवल एक ही टेंटिकल को काट पा रहा है तो वो भौंचक्का रह गया। भले ही उसने एलेक्स को नष्ट करने के डर से अपना मैना नहीं छोड़ा था जो पहले से ही अपने अंतिम चरण में था, लेकिन कम से कम उसका शरीर किसी भी टियर 7 जादूगर से कमतर नहीं था। लेकिन फिर भी उसका शारीरिक हमला केवल एक को ही काट पाया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। उसने जैक और ड्रेको की भी परवाह नहीं की क्योंकि टेंटिकल बहुत मजबूत थे, लेकिन टेंटिकल उन पर हमला करने के बजाय उन्हें पीछे धकेल रहे थे, जबकि बाकी टेंटिकल एलेक्स के चारों ओर लिपटे हुए थे जब तक कि वो खून के कोकून में बदल नहीं गया। अब और परवाह किए बिना कुलपति ने अपने दोनों हाथों से अपने कटाना को पकड़ लिया और अनगिनत बार वार किया, जिससे कटाना धुंधला दिखने लगा, और उसने पृथ्वी की चमक के वार की लहरें भेजी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसका हमला अधिक टिकाऊ था और वह टेंटिकल्स के अनगिनत हमलों का सामना करने में सक्षम था। जब उसने उन सभी स्पर्शकों को काट दिया जो उन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार थे, तो वह रक्त कोकून की ओर दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि कोकून थोड़ा खुल रहा था और स्पर्शक सीढ़ियों की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि कोकून हवा में तैर रहा था, जिससे एलेक्स बाहर आ गया। जिस क्षण एलेक्स के पैर जमीन पर पड़े उसने अपनी आंखें खोल दी, और यहां तक कि ड्रेको और जैक भी उसकी पुतलियों में लाल रंग देख सकते थे, जो उसे एक खास तरह का आकर्षण दे रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो उसे जेड से तराशा गया हो। क्या तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है जब उन बदसूरत चीजों ने तुम्हें घेर लिया था, लेकिन इसके बजाय आप और भी सुंदर निकले। आपके पास इतना अच्छा रूप और इतना गुडलक कैसे हो सकता है? कुलपति ने पूछा जब वो अंततः एलेक्स के करीब पहुंच गया। एलेक्स ने अपने दादाजी की ओर केवल मुस्कुराकर देखा, जो सहज होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन जब कोकून खुला तो उसने उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख ली थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तलवार तो बस ये परखना चाहती थी कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, बस इतना ही, एलेक्स ने कहा, और उसने चांगदाओं को ऊपर उठाया जो अब म्यान में वापस आ गया था, और कुलपति का चेहरा गुस्से से मुड़ गया। साले, मैं इतने समय से तेरा ख्याल रख रहा हूं, यहां तक कि हर महीने एक बार तेरी म्यान भी साफ करता हूं, पर फिर भी तूने मुझे कभी कोई फायदा नहीं दिया। भले ही आप मुझे योग्य न समझे, क्या आप मुझे उसके जैसा सुंदर और जवान नहीं बना सकते? कुलपति ने कृपाण की ओर इशारा करते हुए शिकायत की, लेकिन चांगदाओं ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपनी मूंछें वापस खींच ली। जैसे ही वे म्यान के संपर्क में आए, वे गायब हो गए। यदि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा और किसी ने उन्हें बताया कि कृपाण में स्पर्शक है, तो वे इस विचार को पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगे। हालांकि वे सभी कारणवश कार्य कर रहे थे, लेकिन वे अंदर से हैरान थे क्योंकि एलेक्स ने फिर से अपनी किस्मत दिखाई थी। जब वे सब गपशप कर रहे थे, एलेक्स ने आखिरी सिस्टम नोटिफिकेशन देखा। आपको रक्त चांगदाओ द्वारा चुना गया है और आप रक्त रीपर के उत्तराधिकारी बन गए हैं। अपनी नई शारीरिक शक्ति के साथ आसानी से आत्मसात करने के लिए दैनिक कार्य दिया जाएगा, डिग्री। हाँ, ये मैनुअल ले लो। इसमें मेरी सभी बुनियादी कटाना तकनीकें हैं, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि ये आपके चांगदाओं के साथ मेल नहीं खाएगा। आखिरकार, चांगदाओं और कटाना के बीच शायद बहुत कम अंतर है, क्योंकि चांगदाओं को कटाना को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, इसलिए दोनों ब्लेडों के बीच कुछ समानताएं। पैट्रियार्क ने जल्दी से अपनी बुनियादी कटाना तकनीक एलेक्स के हाथों में थमा दी, इससे पहले कि वह अपना मन बदल लेता,
और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। वह इस बात से बेहद खुश थे कि वह अपने पोते को वह चीज सिखा पाए जिसका उन्होंने आविष्कार किया था। न केवल पैट्रियार्क ने एलेक्स को कुछ दिया, बल्कि जैक, जो पैट्रियार्क के पीछे खड़ा था, ने आगे आने का फैसला किया और अपने स्पेस रिंग से कटाना जैसी एक हड्डी निकाली और उसे एलेक्स की ओर बढ़ा दिया। एलेक्स की आंखें लगभग बाहर निकल आई जब उसने जैक के साथ एक अंतरिक्ष वलय देखा। हालांकि उसके पास एक अंतरिक्ष थैली थी, लेकिन वो विशेष रूप से समन करने वालों या मरे हुए जादूगरों या उसके जैसे गोलेम पथ जादूगरों के लिए बनाई गई थी। उसने अपने दादा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उसने अपनी आंखें जैक पर टिका दी और उसे अंततः एहसास हुआ कि भले ही उसकी पोशाक साधारण दिखती थी, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर बहुत सारी अच्छी चीजें थी और उसके सामान बहुत महंगे होने चाहिए। एक अमीर व्यक्ति, एलेक्स ने अपने विचारों को बेकाबू होने दिया क्योंकि उसकी आंखों में पहले से ही डॉलर के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये एक उच्च स्तरीय कटाना नहीं हो सकता है या ये आपके चांगदाओं के साथ तुलना नहीं कर सकता है, लेकिन ये अभी भी एक बहुत अच्छा कटाना है जिसका उपयोग मैंने तब किया था जब मैं टियर 4 और टियर 5 मैच दायरे में था। ये एक टियर 5 मैच पावर हाउस के शरीर से तैयार किया गया है और मुझे लगता है कि जब तक आप टियर 6 मैच दायरे तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये आपके साथ अच्छी तरह से चलने में सक्षम होना चाहिए। पैट्रियार्क ने आपको जो मैनुअल दिया है उसके अंदर एक हिस्सा है जो डबल वाइल्डिंग से संबंधित है। इससे आपको चांगदाओं और कटाना दोनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। लेकिन यदि आप पहले त्वरित स्लैश सीखते हैं, तो आपको पहले कटाना का उपयोग करना चाहिए जब तक कि आप कौशल के अभ्यस्त न हो जाएं और आप चांगदाओं को नियंत्रित करने में सक्षम न हो जाएं। जैक ने उपहार के साथ एक सलाह दी और एलेक्स ने बस अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने हड्डी के कटाना को खोला, इसे धीरे से सहलाया। चिकनी बनावट और इसके साथ चलने वाले निशान कभी भी किसी को ये एहसास नहीं कराएंगे कि ये मानव हड्डियों से बना था। हालांकि वे सोच रहे होंगे कि ये सफेद ब्लेड क्यों था, लेकिन एलेक्स वास्तव में किसी को भी ये समझाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। एलेक्स ने पैट्रियार्क और जैक के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। इससे पैट्रियार्क बहुत प्रसन्न हुए। ड्रेको को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसके पास पहले कभी कोई उपहार नहीं था और उसने एलेक्स के हाथ में एक टियर 5 धातु तत्व शक्ति क्रिस्टल थमा दिया। इस तथ्य के कारण कि उसने सुना था कि उसने कुलपति से धातु तत्व शक्ति क्रिस्टल उधार लिया था, इसने ड्रेको को यह मानने की अनुमति दी कि यह वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। एलेक्स ने भी विदा लेने से पहले उनका धन्यवाद करना नहीं भूला और कहा कि वे अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक रुके। वो ब्लड मून की तैयारी करते हुए अपने घर पर नए हथियारों का परीक्षण करने के लिए बहुत उत्सुक थे। एलेक्स ने अपना सिस्टम खोला और देखा कि उसके सिस्टम में एक नया विकल्प जोड़ा गया है। ब्लड रीपर दैनिक प्रशिक्षण स्तर 1:0:0 साइड स्लैश 0/1000 1:0:0 अपवर्ड स्लैश 0/1000 1:0:0 डाउनवर्ड स्लैश 0/1000 1:0:0 पियर्स 0/1000 100 प्रेसअप 0/100। दैनिक कार्य हर दिन बदलता रहेगा। जब तक आप स्तर 2 तक नहीं पहुंच जाते, तब कठिनाई बढ़ जाएगी। एलेक्स ये सब देखकर लगभग जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसने अपना कटाना निकाला और अपने हाथ से पहला वार किया और साइड वार की संख्या 1 से बढ़ गई और उसे एहसास हुआ कि प्रशिक्षण केवल रक्त चांगदाओं का उपयोग करने तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि वह किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता था जब तक कि वह उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करता। एलेक्स पूरी तरह से प्रशिक्षण मोड में चला गया क्योंकि उसने अपने ऊपरी शरीर के कपड़े उतार दिए, जबकि उसके चांगदाओं और कटाना दोनों की म्यान उसकी कमर के क्षेत्र पर टिकी हुई थी। उसने उन्हें वही रखा क्योंकि वो अपने 2 नए हथियारों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की उम्मीद करता है। हालांकि वह अभी भी अपने दैनिक कार्य में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने सुधार की जांच करने के लिए अपने सिस्टम पर भी नजर रखी। बुनियादी तलवारबाजी स्तर 1 सीखा और डिग्री। बस स्तर 1 में सीखी गई बुनियादी ब्लेड तकनीकें।
एलेक्स को इस तरह की सूचनाओं से आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके पास पहले से ही तलवारबाजी कौशल था। वास्तव में ये स्तर 3 था, तलवार संत गोलेम की मदद के कारण। लेकिन लगभग 5 सेकंड के बाद वह महसूस कर सकता था कि बुनियादी तलवार चालों और ब्लेड तकनीकों की भारी जानकारी उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है। हालांकि उसने उनमें से अधिकांश को पहले देखा था, लेकिन अब वह सिर्फ चालें नहीं देख रहा था और उनकी नकल करते हुए इस कौशल के बारे में ज्ञान उसके मस्तिष्क में एक शिलालेख की तरह सीधे अंकित हो रहा था, जिसे वो कभी नहीं भूलने वाला था। अगले 20 सेकंड के बाद दर्द बंद हो गया। एलेक्स को यह भी एहसास हुआ कि यह सामान्य जितना दर्दनाक नहीं था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहले इस कौशल का आदी था, लेकिन वह इसके बारे में दोबारा नहीं सोच सकता था। जैसे ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कटाना को छुआ, उसे महसूस हुआ कि वो पहले से कहीं अधिक हल्की है। वास्तव में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये उसके शरीर का विस्तार था। उसने हल्के से वार किया और ये हवा में थोड़ी हवा को हिलाने में सक्षम था, जिससे वायु तत्वों का प्रवाह बाधित हो गया। वो मुस्कुराया क्योंकि उसने एक और रहस्य देखा। हालांकि उसे अपने गोलेम कौशल का उपयोग करने की क्षमता के साथ उपहार दिया जा सकता है, बजाय इसके कि वे उसका उपयोग करने में सक्षम हों। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी जिसे वह कभी हल नहीं कर पाया था, और वो ये थी कि वह अपनी तकनीकों और शैलियों का उपयोग चरम पर नहीं कर सकता था। ठीक उसी तरह जैसे वह लीजन ओरिजिन स्पीयर या टाइटन के हथियार बदलने की रणनीति का उपयोग नहीं कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बस उनकी चालों की नकल कर रहा था, क्योंकि वे उसके दिमाग में भी थीं, लेकिन वो उन्हें कभी समझ नहीं पाया। इसलिए उसे असली हथियार मास्टर नहीं कहा जा सकता था, बल्कि वह एक नकल जैसा था। लेकिन उसने पहले ही लेवल 1 तलवारबाजी सीख ली थी और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी तलवारबाजी में भी सुधार किया है, जो उसने पहले सीखा था, और जिस गति से उसने अपनी तलवार को मारा वह भी बढ़ गई, जो निश्चित रूप से उनके दैनिक कार्य में मदद करेगा। और इतना ही नहीं, उन्हें लगा कि अब वो तलवार तकनीक में स्वॉर्डसेंस से बेहतर है, जिन्हें उनकी विरासत मिली थी। सर्वशक्तिमान प्रणाली से तकनीकें, और ये उसके दादा द्वारा दिए गए मैनुअल को खोलने से पहले था। वो अपने दैनिक कार्यों से निपटने के बाद तलवार संत गोलेम के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए वास्तव में उत्साहित था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके सिर और शरीर से पसीना बह रहा था और वो अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दे रहा था। एलेक्स ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और वो उन सभी प्रशिक्षणों के बारे में सोच रहा था जो उसने इतने दिनों तक बंद दरवाजे के नीचे किए थे। वो पहले से ही एक टियर 2 कवच पहने हुए था, जिसे उसके लिए कबीले द्वारा व्यवस्थित किया गया था, जबकि उसका बायां हाथ उसकी हड्डी के कटाना के मूठ पर टिका हुआ था, जो उसकी कमर पर चांगदाओं के बगल में था। अब वो पहले से ही एक तलवारबाज की झलक दे रहा था। उसके ध्यान से ही ध्वनि की तरंगें उठ रही थी। यद्यपि वह सक्रिय रूप से साधना बहुत कम करता था, लेकिन जब भी वह ध्यान करता था, वो अपनी 2 मन परिसंचरण तकनीकों को निष्क्रिय रूप से सक्रिय करने में सक्षम हो जाता था, इस हद तक कि वे हर मिनट उसके अनुभव बिंदु को बढ़ा देती थी। और ये एलेक्स के लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि वो अभी तक टियर 2 मैच दायरे में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं था। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं मुख्य समय के लिए अपने अनुभव बिंदु प्राप्त करना बंद कर सकूं, और शायद उसे ब्लड मून युद्ध के बाद तक बचाकर रख सकूं, जब मैं टियर 2 मैच दायरे में साधना करना चाहता हूं? एलेक्स ने सिस्टम से पूछा। पहले तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। लगभग 30 सेकंड तक इंतजार करने के बाद उसने सिस्टम के कुछ कहने से पहले दोबारा पूछने का फैसला किया। यदि आप अनुभव बिंदुओं में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप इसे अपने गोलेम के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे वे वर्तमान रैंकों से आगे निकल सके। क्योंकि यदि आपको मिलने वाले अनुभव बिंदु प्राप्त करना बंद हो जाता है, तो आप इसे खो देंगे, क्योंकि मैं इसका उपयोग करूंगा। ओह, यह संभव था। आपने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपने कभी पूछा ही नहीं। अरे एलेक, अब बाहर निकलने का समय आ गया है। एग्नेस की आवाज ने एलेक्स की बातचीत को बाधित कर दिया,
लेकिन जब वो एग्नेस की ओर मुड़ा तो वो फिर भी मुस्कुराया। अपने रिश्ते में खुशी पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है ब्यूटी। मैं शीघ्र ही आप लोगों के बीच आऊंगा। एग्नेस उसके बाद चली गई और एलेक्स ने आह भरी कि वो वास्तव में तनाव में था। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस बार अपनी मृत्यु से अधिक डर गया। ये जीवन में उसका दूसरा मौका था और वह इसे इतनी आसानी से फेंकने के लिए तैयार नहीं था। वो केवल इतनी तेजी से मजबूत बनने का लक्ष्य रख सकता था कि ब्लेज के बाहरी कबीले को भी उसके खिलाफ हत्यारा भेजने के बारे में 2 बार सोचना पड़े। वो गोबलिन से नहीं डरता था, लेकिन वह उन्हें अनुभव बिंदुओं के एक बड़े ढेर के रूप में देखता था। उसका एकमात्र डर यह था कि अंधेरे में एक हत्यारे की व्यवस्था हो सकती है। एलेक्स एक सतर्क व्यक्ति होने के नाते निश्चित रूप से इस तरह से खेलने के लिए तैयार नहीं था, और यही कारण था कि वह अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले का जवाब देने के तरीके खोज रहा था। जब लड़ाई शुरू हो तो अपने सभी अनुभव अंक मेरे टियर 1 गोलेम्स को भेज दे। वे बहुत लंबे समय से टियर 1 रैंक पर है, क्योंकि उन्हें लड़ाई में प्रवेश करते हुए काफी समय हो गया है। जब वे आगे बढ़ेंगे तो मैं उन्हें युद्ध के मैदान में ले आऊंगा ताकि कोई बड़ी गड़बड़ी न हो, क्योंकि जब उनमें से एक से अधिक आगे बढ़ेंगे तो मुझ पर पहले से ही काफी निगाहें हैं और ये पर्याप्त है। एलेक्स ने अंततः निर्णय लिया, क्योंकि उसने अपनी समग्र शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया था, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति के सामने कोई भी योजना विफल हो जाएगी। एक्स कमांड ने पुष्टि की है कि आपके द्वारा अर्जित सभी अनुभव बिंदु का उपयोग कम रैंक वाले गोलेम को अगले रैंक पर धकेलने के लिए किया जाएगा। तो हम चलते हैं। इस बीच दूसरे आयाम में एस्टोनिया शहर की ओर जाने वाला अंतरिक्ष द्वार खुलने वाला था। यहां तक कि कुछ गॉब्लिन भी थे जो गेट को तेजी से खोलने के लिए उसमें मध्य स्तर के पावर स्टोन को पागलों की तरह फेंक रहे थे। यदि मनुष्यों को ऐसे खर्चों के बारे में पता होता तो उनका कलेजा फट जाता, तथा ये तथ्य कि गोब्लिन उन पर हमला करने के लिए इतने संसाधन खर्च कर रहे थे तब भी उन्हें चकित कर देता। लेकिन दूसरी बार सोचने पर यह वास्तव में पिछले युद्ध में प्राप्त की गई राशि थी। जब भी रक्तचंद्र युद्ध होता है तो दूसरे आयाम के जीव अंतरिक्ष द्वार से गुजरने और मानव जादूगरों को मारने में सक्षम है, और प्रत्येक मानव प्राणी को मारने के लिए मानव जादूगर की जीवन ऊर्जा को अंतरिक्ष द्वार द्वारा चूसा जा रहा है। क्षेत्र में जितना अधिक ऊंचा होगा, जीवन ऊर्जा उतनी ही अधिक समृद्ध होगी। और द्वितीय आयाम में अंतरिक्ष द्वार के आसपास के सभी पावर स्टोन खानों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खदानों को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया है। वास्तव में पिछली बार मानव जादूगरों के नरसंहार के बाद उन्होंने एक बड़ा लाभ कमाया था जो कि समर्थन करने में सक्षम था। 10,000 से अधिक लोअर रैंक गोब्लिन और लगभग 3,000 मिड रैंक गोब्लिन। वे गेट के पास हाई रैंक माइंस पर कोई सुधार नहीं थे, क्योंकि गेट केवल एक मिड टियर गेट था, और यदि वे उच्च स्तरीय जादूगर को मार भी दे तो इससे अतिरिक्त ऊर्जा मध्य स्तरीय खानों में फैल जाएगी। यदि वे भाग्यशाली रहे तो खदानें उच्च स्तरीय खदान बन सकती है, लेकिन ऐसा शायद ही कभी हुआ, क्योंकि उच्च स्तरीय जादूगरों ने मध्य रक्त चंद्रमा हमले की लड़ाइयों में हस्तक्षेप करने के नियम को शायद ही कभी तोड़ा हो। होप गोब्लिन, जिसने पहले भी गोब्लिनों को युद्ध में नेतृत्व किया था, अभी भी इस खर्च के लिए मुख्य कमांडर था। वो बहुत मुस्कुरा रहा था जब उसने सोचा कि अगर उसके अधीन गोब्लिनों ने आज फिर से बड़ी संख्या में हत्याएं की तो वो कितनी राशि कमाएगा। वो अंततः एक उच्च स्तरीय 6 गॉब्लिन बन गया था। वास्तव में वो अब उसी दायरे में था जहां अधिकांश गॉब्लिन थे जो परिवार के नेताओं के रूप में आंतरिक महल में रहते थे, और अगर वह कभी दोबारा ब्रोकथरू में शामिल हुआ तो उसे और उसके परिवार की शाखा को महल क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो केवल तभी घृणा करता था जब वह महल क्षेत्रों में उन अभिमानी गोब्लिनों के बारे में सोचता था। वो उन गोब्लिनों से नफरत करता था जो महल क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि वे हमेशा बिना किसी इनाम के उनका इस्तेमाल करते थे, और जब उन्हें उचित लगा तो उन्होंने उन्हें त्याग दिया और पूरे कबीले को नियंत्रित किया, जैसे कि वही एकमात्र ऐसे लोग थे जो पसंदीदा थे और जैसे कि वे उनसे ऊपर थे। उसे लगता था कि एक दिन वह उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा,
और वे उसे फिर कभी नजरअंदाज भी नहीं कर सकेंगे। जैसे ही वो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था, उसने देखा कि नंबर 1 नामक गॉब्लिन उसकी ओर आ रहा है और उसके पीछे कुछ टियर 6 गॉब्लिन थे। और उसका चेहरा बदल गया। उसे पूरा यकीन था कि वे उसके साथ रणनीति पर चर्चा करने के लिए यहां नहीं थे। वे शायद उसका पक्ष लेने के लिए यहां थे। ऐसा लगता है कि पिछले ब्लड मून युद्ध से उसे जो लाभ मिला था, उसने इस बार आंतरिक महल के किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया है। नंबर 1 गोब्लिन के करीब आने से पहले ही वह अपने 2 गोब्लिन परिवार के सदस्य के साथ उनकी ओर दौड़ा, जो टियर 6 था और उसका पीछा कर रहा था। मैं महान को धन्यवाद देता हूं। होप गोब्लिन ने नंबर 1 पर एक नजर डालने के बाद सिर झुकाया। वह देख सकता था कि नंबर 1 अंततः विकसित हो गया है, लेकिन वह अधिकांश गोब्लिनों की तरह होप गोब्लिन नहीं बन पाया। हालांकि वह एक और की तरह दिखता था, लेकिन उसकी ऊंचाई और जितनी नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसका वंश मिश्रित था, लेकिन उसका गोब्लिन वंश अधिक सक्रिय था। वो अपने मांसल शरीर के साथ खड़ा था। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था और उसकी नजरें हॉबगोब्लिन नेता पर टिकी थी। आपने अच्छा काम किया है और कुलपति ने आपके योगदान को देखा है। आपने अपनी पिछली गलती की भी भरपाई कर ली है। आपके द्वारा भेजे गए संसाधनों का अंतिम सेट एक बड़ी मदद थी और कुलपति आपके प्रयास की सराहना करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप एक कदम पीछे हटें और अपने क्षेत्र को मजबूत करें। यदि आप अनिच्छुक हैं तो आप फिर भी युद्ध में जा सकते हैं, लेकिन नए कमांडर के अधीन। नंबर 1 गॉब्लिन ने कहा, और हॉबगोब्लिन अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने नंबर 1 गॉब्लिन के पीछे खून से लाल कुल्हाड़ी देखी, लेकिन वो उन लोगों में अधिक रुचि रखता था जिन्होंने उसकी जगह ले ली थी। नंबर 1 के पीछे टियर 6 गॉब्लिन। उसने उनके आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखा जो उसे ताना मार रहा था, और उसने अपने दांत पीस लिए। मैं कुलपति की आज्ञा स्वीकार करता हूं। होप गोब्लिन ने अपने सभी कबीले के सदस्यों को बुलाया और वहां से जाने लगा। गोब्लिनों की सेना को एक ही वाक्य में उससे छीन लिया गया। वो केवल अपने परिवार की शाखा के गोब्लिनों के साथ ही जा सकता था। वो नंबर 1 गोब्लिन वाक्य के तहत चेतावनी को समझ गया। हालांकि उसने कहा था कि वह अभी भी जा सकता है, लेकिन उसके वाक्य में छिपी चेतावनी हॉबगोब्लिन तक ठीक से पहुंच गई और अब कोई रास्ता नहीं है कि वह खर्च के साथ आगे बढ़ने पर जोर दे, अन्यथा वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही मर सकता है। एक मृत प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी उपयोगी नहीं होता। उसे मजबूत होकर वापस आने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता होती है। नंबर 1 गोब्लिन ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। कितना बुद्धिमान है। शायद भविष्य में मुझे उसे अपनी ओर खींच लेना चाहिए, नंबर 1 ने सोचा। क्या हम उन्हें इतनी आसानी से कमान संभालने देंगे, बिना हमारे किसी अधिकार के लिए लड़े? टियर 6 गोब्लिन में से एक, जो हमेशा हॉबगोब्लिन का पीछा करता था, ने उसके पीछे से शिकायत की, जबकि दूसरे ने उपहास करते हुए कहा, हमने उस सेना को ईंट जोड़कर तब तक बनाया जब तक वह आज जैसी है, और सिर्फ एक वाक्य से वे हमसे सब कुछ छीन रहे हैं। हमने इसके लिए इतनी मेहनत की थी और अब उन्होंने देखा कि जो कुछ उन्होंने छोड़ा था उससे उन्हें बहुत कम लाभ मिलने लगा है और वे लालच से हमारे ऊपर हाथ बढ़ा रहे हैं। वे सभी ईर्ष्यालु बूढ़े लोग हैं जो लड़ाई करने से डरते हैं, लेकिन अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए हमारे छोटे मोटे लाभों में हाथ डालने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। पहले गोब्लिन ने जवाब दिया। जब दूसरा गोब्लिन बातचीत जारी रखने वाला था तो होप गोब्लिन ने उसके चेहरे पर सीधा मुक्का मारा और वो कुछ मीटर दूर उड़ गया। यहां तक कि जब वो उठा तो उसे आश्चर्य हुआ कि होप गोब्लिन ने उसे मारा था। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जिस होप गोब्लिन को उन्होंने अपना आध्यात्मिक नेता मान लिया था, उसने कभी उन पर हाथ नहीं उठाया था। आज उसने उसे मारा, इससे उसे दुख हुआ। यहां तक कि पीछे से आ रही गोब्लिनों की भीड़ भी आश्चर्यचकित थी कि उनके नेताओं में झगड़ा हो रहा था। गोटेन क्यों? दूसरे गोब्लिन ने धीमी आवाज में पूछा। गोजब, गोसाट एक क्षण के लिए मेरे पीछे आओ। होप गोब्लिन, जिसका नाम पहली बार उल्लेख किया गया है,
ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद साथियों को बिना कुछ बताए अपने पीछे आने को कहा। स्पष्टतः वो उनसे एकांत में बातचीत करना चाहता था। वो कुछ दूर तक चला गया, यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह चल रहा था, परंतु उसका प्रत्येक कदम ऐसा लग रहा था जैसे उसने 10 कदम पार कर लिए हों। दोनों गोबलिन तेजी से उसके पीछे चले गए और उनके परिवार की शाखा के बाकी सदस्य भ्रमित हो गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी शाखा के सबसे मजबूत योद्धा, जो हमेशा एक दूसरे के करीब रहते हैं, लगभग लड़ने क्यों लगे। लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उन्हें सिरदर्द महसूस हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि नेताओं की सोच के बारे में सोचना उचित नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे उस स्थान से कुछ मीटर की दूरी पर हैं जहां परिवार की शाखा प्रतीक्षा कर रही थी, होप गोबलिन वापस मुड़ा और अपने 2 भरोसेमंद साथियों का सामना किया। मैं अब इस प्रहार के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन तुम दोनों मूर्खों की जान बचाने के लिए यह आवश्यक कार्य था जो मुझे करना था। होप गोबलिन, जिसे गोटेन कहा जाता है, पहले क्षमा मांगता है, फिर अपने शब्दों को पलटकर उन्हें फिर से अपमानित करता है। गोटेन, तुम्हारा क्या मतलब है? पहले गोबलिन ने आश्चर्य से पूछा। उसने सोचा था कि दूसरे को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके शब्दों ने गोटेन के अहंकार को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इसमें कुछ और भी शामिल था। हमारे बीच पहले से ही एक गद्दार है, और इतनी भीड़ के सामने इस तरह से अपना मुंह चलाना, जो भविष्य में आपके खिलाफ गवाही देने के लिए सबूत के रूप में भी काम कर सकता है, वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। क्या आपको नहीं लगता? गोटेन प्रश्न कुछ समय के लिए शांत हो गया था। कैसे? ये कैसे संभव है कि हमारे बीच एक गद्दार है? दूसरा गोबलिन किसी से विशेष रूप से नहीं पूछता रहा क्योंकि वो गोटेन के शब्दों से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने कभी उस पर संदेह नहीं किया। सरल, यदि आंतरिक महल हमारे व्यवसाय में शामिल नहीं होता है तो हमें टियर 7 गोबलिन योद्धा बनने में कठिनाई नहीं होगी। यही मेरा लक्ष्य रहा है। ये अकेले ही हमारी शाखा को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना देगा, और जब हम अंततः महल तक पहुंच प्राप्त करते हैं तो वे हमारे जैसे शाखा परिवार को उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त स्ट्रिंग प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे। क्या आपको पहले से ही इसका एहसास नहीं है? जब हमने कर भेजा तो सदस्यों में से किसी को रिश्वत दी गई होगी और हमारा पूरा लाभ पता चल गया होगा, जिसके कारण लालची निगाहें हम पर भी पड़ी होंगी। गोटेन ने बताया कि उन्हें बाहर निकाले जाने का मुख्य कारण क्या है। उन्हें पहले से ही ऐसा कुछ होने का आभास था, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, और अपने निरीक्षण से उन्हें पता चला कि ये जानकारी केवल उनकी पारिवारिक शाखा से ही लीक हो सकती है, क्योंकि इस स्तर पर जिस सेना का वे नेतृत्व करते हैं, उन्हें अपने परिवारों के पास वापस जाने का अवकाश नहीं दिया गया है, क्योंकि वे अपने द्वारा अर्जित शक्ति पत्थरों का खनन कर रहे थे और उन्हें अतिरिक्त शक्ति पत्थरों का भुगतान किया गया था जो उनकी खेती को तेज करने में उनकी मदद करेंगे। इसलिए वे पूरे समय व्यस्त थे। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये वे थे, और ये केवल उनकी पारिवारिक शाखा थी जिसे उन्होंने काम चलाने की अनुमति दी थी, क्योंकि वो उन पर भरोसा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें धोखा दिया गया था। गोटन, चलो गद्दार को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। हम अपने परिवार के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, और वे अपने स्वार्थ के लिए एक साइड डील करने की हिम्मत करते हैं, जिससे परिवार का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। दूसरे टियर 6 गोबलिन, जिसे थप्पड़ मारा गया था, ने लाल आंखों से कहा। उसके आंसू लगभग गिरने लगे। वो बहुत गुस्से में था और उसका भावनात्मक पक्ष सामने आने लगा था। ये आवश्यक नहीं है भाई। वास्तव में मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि हम प्रभारी नहीं हैं, गोटन ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। गोबलिन्स ने अपने आध्यात्मिक नेता को देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके सिर में क्या गड़बड़ हो गई है। मुझे पता है कि अब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि जिस कबीले ने पिछली बार हमें बुरी तरह हराया था, उसने पिछले महीने हिस्सा नहीं लिया था। गोटेन ने उनसे फिर पूछा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो उस पुराने कबीले का कोई भी सदस्य नहीं आया जिसका हमने पहली बार सामना किया था। लोग सभी नए चेहरे हैं। पहले गोबलिन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया, क्योंकि वह इसके बारे में सोच रहा था।
क्या कोई षड्यंत्र है गोटन? नहीं, मैंने बाहरी क्षेत्र में पवन गोबलिन कबीले से सीखा है कि प्रत्येक कबीले को शहर की रक्षा करने के बाद 1 महीने की छुट्टी दी जाती है, जिसका अर्थ है कि जिन कबीलों को हमने नष्ट किया है वे उनके प्रतिस्थापन हैं। ओ, अब मुझे समझ आया। अब कल्पना कीजिए कि जब वे अभिमानी गोबलिन, जिन्होंने सेनापति का पदभार संभाला है और जिन्हें वास्तव में युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, उस चालाक रणनीति वाले लड़के से मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि मेरे बिना कौन जीतेगा, जिसने अपने कौशल का अनुभव किया है और उसके विभिन्न चालाक जालों का प्रतिकार करने का कोई मौका नहीं पा सकता है? गोटन ने फिर से प्रश्न किया और दोनों गोबलिनों ने गला साफ किया। मुझे लगता है कि वे टियर 1 गॉबलिन को फिर से खत्म कर देंगे, पहले गॉबलिन ने फिर से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि वे न केवल टियर 1 गोबलिन को खत्म कर देंगे, बल्कि सभी निम्न श्रेणी के गोबलिन के भी खत्म होने का खतरा है, गोटेन ने उत्तर दिया। हाँ, दोनों भूत डर के मारे चिल्लाए। वास्तव में मैं आज एक रक्षात्मक लड़ाई की योजना बना रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम उनके साथ इसे लंबा खींच सके, और जब तक वे योद्धाओं की तुलना में अधिक जादूगरों को खो देते हैं, मैं खुश होता और अभी भी एक बड़ा लाभ कमाता। लेकिन अब किसी और ने मेरा बोझ उठा लिया है। जरा सोचिए, जब वे इस बार हारेंगे तो कुलपिता क्रोधित होंगे और उनके पास हमारी शाखा को फिर से खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इस बार हमने परिवार के बाकी सदस्यों को चेतावनी देने के लिए गद्दार को मार दिया होगा। ये वे घमंडी शाही भूत होंगे जो हमसे भीख मांग रहे हैं। उनका कायर स्वभाव अभी भी दिखाई देगा, चाहे वे कितने भी उच्च स्तर के क्यों न हों। बस देखते रहें। दोनों गोबलिनों ने सिर हिलाया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे बड़ी योजना के साक्षी बनने वाले हैं। गोटेन वास्तव में डरावना है। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो सिर्फ इसलिए मर जाते हैं ताकि वो फिर से शक्ति में वापस आ सके। अभी के लिए यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप कबीले के नेताओं के बारे में बुरा न बोलें, अन्यथा यदि ये कुलपति तक पहुंच गया तो वे मेरी समग्र शक्ति को कम करने के लिए आप दोनों को मारने में संकोच नहीं करेंगे, और ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं चाहता हूं, गोटन ने कहा, और उन्होंने सिर हिलाया क्योंकि अब वे उसे समझ गए थे। ये जानते हुए कि गॉर्डन कबीले के टियर 1 जादूगर उसका इंतजार कर रहे थे, एलेक्स ने और समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से वहां से निकल गया। उसने उस राक्षसी घोड़े के बालों को सहलाया जो उसके बैठने से पहले उसके लिए तैयार किया गया था, और घोड़ा हल्के से हिनहिनाया। यह अब एलेक्स के लिए काफी परिचित था। आखिरकार ये पहला घोड़ा था जिस पर एलेक्स पहले ब्लड मून युद्ध में सवार हुआ था। आज मेरे सामने मत मरना, मेरे बच्चे, जब तक मैं जीवित रहूं। मेरी सेवा करते रहना, एलेक्स ने कहा, और घोड़े ने जवाब में हिनहिनाया जैसे कि वह एलेक्स की सारी बातें समझ गया हो। घोड़े को बगल से मारने के बाद वह तेजी से एलेक्स की चाल के तहत कुशलता से बाहर निकल गया, और वे उन जादूगरों से मिले जो कुछ मिनट पहले ही गॉर्डन कबीले से निकले थे। जिस क्षण वह सबसे पीछे वाले टियर 1 जादूगरों से मिला, उसने तुरंत ही टियर 1 जादूगरों के सबसे आगे कमांडर के रूप में अपना स्थान ले लिया। उसने अपनी दाईं ओर देखा और उसने एग्नेस और नाइट को देखा। एग्नेस ने उसकी ओर अपना सिर हिलाया जबकि नाइट ने उसकी ओर सैन्य सलामी दी। यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन एलेक्स ने इसे रोका नहीं, क्योंकि वह स्पष्ट था कि नाइट ने ऐसा कुछ सीखा होगा। यह स्पष्ट रूप से आर्थर का काम था, क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा बिना किसी अच्छे कारण के कुछ न कुछ करता रहता था, और वह हमेशा दूसरों को सिखाने के लिए एलेक्स से कुछ न कुछ सीखता रहता था। जिस क्षण गॉर्डन कबीले ने शहर के फाटकों को पार किया, शहर के पहरेदारों ने फाटकों को कसकर बंद कर दिया, जो शहर की दीवारों पर शहर की रक्षा के लिए खड़े थे, ताकि अगर गोबलिन के खिलाफ लड़ने गए लोग उन्हें रोकने में असफल रहे तो वे उन्हें रोक सके। शहर के द्वार के बाहर पहले से ही अन्य कुलों के जादूगरों का एक समूह इंतजार कर रहा था, और ऐसा लगता है कि गॉर्डन कबीला उन कुलों के समूह में सबसे आखिर में पहुंचा जो रक्त चंद्रमा की इस लहर का सामना करने जा रहे थे। जैसे ही वे करीब आए, सभी का ध्यान उन पर था। गॉर्डन कबीले के मध्य रैंक के जादूगर सभी हवा में उड़ गए और निम्न रैंक के जादूगरों के लिए जमीन छोड़ दी।
चूंकि जमीन निम्न श्रेणी के जादूगरों का युद्ध क्षेत्र थी, जबकि मध्य श्रेणी के जादूगर हवा में लड़ रहे थे, इसलिए उनके हमले के बाद का झटका उनकी जाति के निम्न श्रेणी के जादूगरों को प्रभावित नहीं करता। मध्य श्रेणी का उद्देश्य केवल मध्य श्रेणी के गोबलिनों का सामना करना था। मध्य श्रेणी के योद्धाओं को निम्न श्रेणी के जादूगरों के पीछे जाने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा मध्य श्रेणी के मानव जादूगर अपनी इच्छानुसार निम्न श्रेणी के गोबलिनों का वध करने में संकोच नहीं करते थे। इसलिए उन सभी को अपने अपने युद्ध क्षेत्र का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ मामलों में ऐसे समय भी आए जब मध्य श्रेणी के योद्धा मानव जाति के प्रतिभाशाली जादूगरों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वे उनके लिए कांटा बन जाएं। लेकिन ऐसा कम ही होता है। एलेक्स गॉर्डन स्टीयर एक जादूगरों को उस स्थान पर ले गया जहां टीयर एक झंडा जमीन में गाड़ा जा रहा था और वो पहले से ही कुछ परिचित चेहरे देख सकता था। कुछ लोग उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां गॉर्डन परिवार ने रहने का फैसला किया था। बहुत समय हो गया एलेक्स से मुलाकात नहीं हुई। नमस्ते। एलेक्स ने देखा और महसूस किया कि लेस्ट कबीले से स्टीवन और ब्राइसन दोनों उसका स्वागत करने आए हैं। जब वो फिर से ब्राइसन लेंस के सामने आया तो उसने लगभग अपना चेहरा हथेली से दबा लिया। आखिरकार उसने सोचा कि पिछली बार उसने उससे छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगता है कि वह आदमी हमेशा अपने कबीले से जुड़ी किसी भी चीज में भाग लेने में दिलचस्पी रखता है। उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और आधे रास्ते में उससे मिला। स्टीवन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। एलेक्स हंस पड़ा जब वह और स्टीव दोनों घोड़े पर सवार होकर नीचे उतरे और एक दूसरे को कसकर गले लगाया। जब मैंने सुना कि आपका कबीला इसमें भाग लेने जा रहा है तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। आइए हम इन गोबलिन्स को सिखाएं कि जिनसे उन्होंने पिछली बार लड़ाई की थी, उन्हें हमारा विकल्प भी नहीं माना जा सकता। स्टीवन ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहा कि उनका मन हमेशा बेतहाशा बहता रहता है। क्यों नहीं, हम उन्हें फिर से मिटा देंगे। इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एलेक्स ने हल्के से कहा। वह स्टीवन के अपने शीर्ष टीयर एक मैच साधना को दिखाने के निरर्थक प्रयास पर अंदर ही अंदर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन चूंकि वह आदमी बहुत उत्साही था, इसलिए वो उसका मूड खराब करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि न केवल वो पीक टीयर एक मैच दायरे में प्रवेश कर चुका था, बल्कि एग्नेस, ब्रैंडन और आर्थर भी वहां पहुंच चुके थे। पीक टीयर एक मैच दायरे में केवल नाइट अभी भी हाई टीयर एक मैच दायरे में था, लेकिन वह अभी भी पीक दायरे के करीब था। यदि स्टीवन को इस बात का पता होता तो वह निश्चित रूप से गॉर्डन कबीले के सामने इस समय अपने साधना स्तर का इतना अहंकारपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहा होता। बॉस एलेक। ब्राइसन ने एलेक्स को उसी तरह बुलाने का फैसला किया जैसे आर्थर करता है जब भी वो कुछ पूछना चाहता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि एलेक्स उसे अनदेखा कर रहा था। क्या चाहते हो, बूढ़े लोमड़ी? एलेक्स ब्राइसन से थक गया, जिसने भी आर्थर से बेशर्मी सीख ली थी, क्योंकि वो बार बार बॉस एलेक्स कहता रहा। बॉस ऐसे मत बोलो, मैं तो आपको आर्थर और ब्रैंडन जैसे ही बुलाता हूं, या फिर मुझे आपको बॉस कहने की इजाजत नहीं है। ओह, सीधे मुद्दे पर आओ। मैं तुम्हारी सारी हरकतों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। एलेक्स ने अपने माथे को रगड़ते हुए कहा। ब्राइसन से बात करने से ही उसे हल्का सिरदर्द महसूस हो रहा था। वो स्टीवन जैसे क्रूर लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करता था जो अधिक सरल दिमाग वाले होते हैं, लेकिन ब्राइसन एक चालाक 70 वर्षीय व्यक्ति की तरह था जो हमेशा किसी भी संभावित क्षण में उससे लाभ उठाने की कोशिश करता था। भले ही आप मेरे साथ कोई व्यवसाय नहीं करना चाहते हो, बॉस, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। क्या आप नहीं जानते कि आप मेरे हितैषी हैं? यदि आप नहीं होते तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं हो पाता। ब्राइसन ने कहा कि जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, हवा का एक छोटा सा चक्रवात उसकी हथेली पर तेजी से आया और उसका रंग हल्का हरा था। हालांकि वह छोटा था, एलेक्स उस विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था जो उस छोटे चक्रवात में समाहित थी।
और अगर ब्राइसन ने इसे फेंका भी तो इससे पहले फेंके गए विंड ब्लेड से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जबकि एलेक्स ब्राइसन के तत्व नियंत्रण और आत्मीयता में वृद्धि से आश्चर्यचकित था। स्टीवन जो बगल में था, इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि यहां तक कि ब्राइसन भी पीक्स टियर एक मैच दायरे तक पहुंच गया था। उसका चेहरा पीला दिख रहा था। 2 महीने में पीक टियर एक बनना इतना आसान कब हो गया? स्टीवन जिन आंखों से ब्राइसन को देख रहा था वो आश्चर्यजनक थी, क्योंकि शहर के स्वामी ने अपने योद्धाओं के रैंक को बढ़ाने के लिए बहुत खर्च किया था और यही उसके वर्तमान स्तर का कारण था, क्योंकि वह शहर के रक्षकों का नेता था जब पहले पूरे गोबलिन का सफाया हो गया था। यद्यपि वह विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन युद्ध में उसकी भागीदारी के कारण उसका योगदान बढ़ गया, क्योंकि सिटी हॉल सभी सैन्य योग्यताएं कुलों को नहीं दे रहा था। उन्होंने अपनी सेना को प्रायोजित करने के लिए अपने पास थोड़ा सा पैसा रखा, लेकिन यहां कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह उच्च सम्मान में नहीं रखता था। वास्तव में एलेक्स गॉर्डन टियर एक गिरोह और डार्क ब्लिस टियर एक जादूगरों के नेता को छोड़कर उसे शायद ही कोई अन्य व्यक्ति याद था जो उसके ध्यान के लायक था। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ जब सहायक भूमिका निभाने वाले किसी व्यक्ति ने साधना में उन्हें पकड़ लिया। क्या तुम में इतना सुधार उस मौलिक शक्ति पत्थर की वजह से हुआ है जिसका मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ व्यापार किया था? एलेक्स ने सब कुछ समझने के कुछ सेकंड बाद पूछा। हाँ, ब्राइसन ने झूठ बोलने की जहमत भी नहीं उठाई और एलेक्स ने मन ही मन कोसा। मुझे ये बात पता थी। मैंने पिछले लेन देन में इतना कुछ खो दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये बूढ़ी लोमड़ी जो चाहेगी वो इतनी मूल्यवान न हो। क्षेत्र के अन्य कबीले टियर एक नेता एलेक्स, ब्राइसन लैंस्ट और शहर के गार्ड स्टीवन को एक दूसरे से बात करते हुए देखते रहे। कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि वे एलेक्स के और करीब पहुंच सके। एलेक्स के युद्ध रिकॉर्ड पूरे शहर में वितरित कर दिए गए हैं। लगभग हर कोई जानता था कि कैसे वो गॉब्लिन के खिलाफ गया था और पूरे टियर एक आबादी को मिटा दिया था और अभी भी अपने साथियों के साथ टियर 2 युद्ध के मैदान में शामिल होने की हिम्मत थी। व्यावहारिक रूप से उनकी कहानियां एक किंवदंती थी और वह अधिकांश कबीले के कुलपति द्वारा अपने वंशजों को सबक सिखाने के लिए आदर्श उदाहरण थे, चूंकि वे सभी चाहते थे कि उनके बच्चे उनके कुलों के लिए प्रशंसा और महान युद्ध योग्यताएं लेकर आए। लेकिन इस रक्त चंद्र लहर में भाग लेने वाले सभी 10 कुलों में से एक और कबीला था जो एक अलग एजेंडे के साथ आया था। फ्रिडाल कबीला, जो प्राचीन ब्लेज कबीले का अधीनस्थ कबीला है, वे एक और मिशन के साथ आए हैं और वह है एलेक्स को मारने का मौका ढूंढना, अगर मौका खुद सामने आए। और अगर वे उसे मार भी नहीं पाते तो भी उन्हें उसे घायल करने की अनुमति थी। वहां की युवा पीढ़ी की नेता ब्री फ्रिडाल ही थी, जो इस बार टियर एक जादूगरों का नेतृत्व कर रही थी। जब से गॉर्डन कबीले ने टियर एक केंद्र में प्रवेश किया था, तब से उसकी नजर ब्रैंडन पर थी। गॉर्डन कबीले के संयुक्त को देखते हुए उसकी आंखें ठंडी थी। हम उन्हें पकड़ लेंगे, ब्री। हम पहले की तरह असहाय नहीं हैं। जब से उन्होंने हमारे कबीले में निवेश करने का फैसला किया है, हम बहुत मजबूत हो गए हैं। ब्रैंडन को भूल जाओ। मुझे यकीन है कि अगर तुम लोग आपस में लड़ते हो तो एलेक्स, जो वहां का नेता है, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। फेलिक्स फ्रिडाल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने देखा कि ब्री का पूरा ध्यान गॉर्डन कबीले पर था। वह समझ सकता था कि वह कैसा महसूस कर रहा था। आखिरकार ब्री फ्रिडाल को एक स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में देखा गया था, उन कुछ लोगों में से एक जिन्हें प्यार किया गया था और स्थिति को कभी चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन शहर के लॉर्ड हॉल में भोज के बाद से ही कबीले के विभिन्न बुजुर्ग और गुट ये कह रहे हैं कि वो उन सभी संसाधनों के लायक नहीं है जो कबीला उस पर फेंक रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्हें गॉर्डन कबीले के एक साधारण शिष्य ने हराया, जो वहां का टियर लीडर भी नहीं था। ये उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात बन गई है। तथ्य यह है कि वह ब्रैंडन से हार गया था और उसे गॉर्डन कबीले के प्रतिभाशाली एलेक्स के साथ लड़ने का मौका भी नहीं मिला। उसे लगा कि कम से कम अगर एलेक्स ने उसे हरा दिया होता तो उसे इस तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता।
उन्होंने ब्रैंडन को दोषी ठहराया और उन्होंने एलेक्स को भी दोषी ठहराया क्योंकि उन्हें लगा कि एलेक्स उस दिन केवल सोने का नाटक कर रहा था। उन्हें लगा कि ये गॉर्डन कबीला था जो केवल अपनी शक्तियों को दिखाने में रुचि रखता था और वह बस उनके लिए एक कदम बन गया। और उसके इस विचार ने उसे गॉर्डन कबीले के सदस्य से सचमुच बहुत नफरत कर दी। हालांकि वह फ्रिडाल कबीले के वर्तमान कुलपति का पोता हो सकता है, लेकिन जब से ये घटना घटी है, कबीले ने कुल मिलाकर ये निर्णय लिया है कि मासिक संसाधनों का कुछ हिस्सा कबीले के अन्य प्रतिभाशाली लोगों में वितरित करें, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को तैयार किया जा सके जो ब्री के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। हालांकि कबीले के बुजुर्गों ने कहा कि ये उसे प्रतिस्पर्धा देने के लिए था ताकि वह कबीले की ओर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन ब्री को लगता है कि ये बुजुर्गों का डर है कि उसकी पारिवारिक शाखा के पास इतनी शक्ति का नियंत्रण हो जाएगा और वे ऐसा केवल युवा पीढ़ी के संसाधनों पर मुख्य पारिवारिक नियंत्रण को कम करने के लिए कर रहे हैं। ब्रैंडन से हारने के बारे में सारी बातें सिर्फ एक बड़ा बहाना था। इस घटना के बिना भी वे इस बिंदु तक आने का कोई रास्ता खोज लेते। ब्लेज कबीले द्वारा अपने कबीलों को धन देना शुरू करने के बाद वे वास्तव में लालची हो गए ताकि वे गॉर्डन कबीले को खत्म कर सके। फायदों के नाम पर फ्रिडाल कबीले की अंदरूनी लड़ाई में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज पूरा कबीला एक बात पर एकमत हुआ है और वह है एलेक गॉर्डन की हत्या। हमपन मेरी तुलना उस मेंढक से मत करो जो कुएं के अंदर है। एलेक्स बस एक ऐसा व्यक्ति है जो जंगल में शेर बनकर संतुष्ट है। मैं इस तरह एक छोटे शहर में बंधा नहीं रहूंगा। जब हम उसे मारने और गॉर्डन कबीले की ताकत को नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, प्राचीन ब्लेज कबीला तब तक हमारा समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगा जब तक हम किसी उच्च रैंक वाले शहर में प्रवेश नहीं कर लेते। हो सकता है कि वहां से कबीले को उच्च रैंक वाला कबीला बनने का मौका मिले। जब हमें उच्चतर साधना मैनुअल और उच्च परिसंचरण तकनीकें प्राप्त हो जाएंगी, तो एलेक्स और उसका वंशी हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन सकते हैं, ब्री ने कहा और फेलिक्स ने अपना सिर हिलाया। वे इस तरह की बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास पहले से ही लगभग 5 लोग हैं जो शीर्ष टियर एक मैच दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। जब उन्होंने कबीले के संसाधनों को साझा करना शुरू किया, तब ब्री के पास पहले से ही अपनी रैंक को टियर 2 मैच तक बढ़ाने की क्षमता थी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह टियर 1 युद्ध के मैदान में नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने तब तक अपनी सफलता को रोके रखा। तो वास्तव में वे मानते हैं कि जब तक युद्ध के मैदान में अराजकता होती रहेगी, उनके पास बिना किसी की निगरानी के हमला करने का सही मौका होगा, इससे पहले कि पूरा गॉर्डन कबीला ये अनुमान लगा सके कि क्या गलत था। वे पहले ही एलेक्स को मार चुके होंगे और पीछे हट चुके होंगे। उन्होंने कभी भी एलेक्स की शक्तियों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे अभी भी उसकी ताकत को माप रहे थे जो उसने पिछली लड़ाई में दिखाया था। वास्तव में उन्हें बताया गया था कि एलेक्स के पास टियर 2 आइस गोलेम था और उनके पास गोलेम को रोकने के लिए एक स्क्रोल भी है। जब तक कि वे अपना हमला पूरा नहीं कर लेते, ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया है और उनका मानना है कि एलेक्स आज उनके द्वारा बिछाए गए जाल से बच नहीं पाएगा। इस बीच एलेक्स को अपने ऊपर एक बहुत ही दुर्भावनापूर्ण नजर का एहसास हुआ क्योंकि ब्राइसन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स को अपनी आंखें बंद करते देख ब्राइसन को अभी भी लगता है कि एलेक्स उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह परवाह नहीं करता बल्कि एलेक्स के अपनी आंखें खोलने का इंतजार करता है। एलेक्स की मानसिक ऊर्जा दूर तक फैल गई और अंततः वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे अपनी ओर हत्या का हल्का सा इरादा महसूस हो रहा था। और जब वो मुड़ा तो उसका सामना ब्री फ्रिडाल से हुआ। एलेक्स बहुत सतर्क व्यक्ति था, इसलिए जब उसे पता चला कि कोई उसे इतनी शत्रुता से घूर रहा है, तो उसने सबसे पहले ये याद करने की कोशिश की कि क्या वो पहले ब्री से मिला था या उसके साथ उसका कोई झगड़ा था। लेकिन चाहे उसने अपनी यादें ताजा करने की कितनी भी कोशिश की हो, उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी जब उसका ऐसे किसी व्यक्ति से सामना हुआ हो। कौन है वो? एलेक्स ने ब्री फ्रिडाल की ओर इशारा किया,
जबकि वह अभी भी उसे घूर रहा था। इस तथ्य को छिपाने के इरादे से नहीं कि वो उसके बारे में पूछ रहा था। ब्रायन लैंजर्ट ने जब अपनी आंखें खोलीं तो एलेक्स के अचानक पूछे गए प्रश्न से आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन जब उन्होंने उसकी उंगली का अनुसरण किया तो वे उस व्यक्ति को ढूंढने में सक्षम हो गए जिसके बारे में एलेक्स पूछ रहा था। ओह, ये तो ब्री है। इसने ही फ्रेडाल कबीले की युवा पीढ़ी का नेतृत्व भोज में किया था, लेकिन अंत में यह हार गया। तुम्हारे भाई ब्रैंडन से बहुत आसान जीत के बाद से मुझे लगता है कि इसकी प्रसिद्धि खत्म हो गई है, ब्रायन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। इसलिए उसकी स्थिति हिल गई है क्योंकि वह पराजित हो गया था। दयनीय और पाखंडी कुलों, कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास मेरे प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण ऊर्जा थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर ब्रैंडन वह था जिसने उसे हराया था तो मैं ही क्यों प्राप्त करने वाला हूं। एलेक्स ने ब्रायन से पूछा, जो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक बहुत ही तुच्छ व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि वह न केवल आप पर बल्कि ब्रैंडन और आपके पूरे परिवार पर भी गुस्सा है, क्योंकि उसका अपमान तब से शुरू हुआ जब आप भोज में सो गए और अपने कर्तव्यों को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जो आपके अधीन बताया जाता है। और आपके अधीनस्थ से हार जाना और आपके साथ कोई मुकाबला न करना उसके लिए सबसे बड़ा झटका प्रतीत होता है। इसलिए ऐसे उथले दिमाग वाले व्यक्ति को जानते हुए मुझे 100% यकीन है कि वह आपके और अपने कबीले के प्रति निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुश्मनी रखता होगा। यह सचमुच कितना तुच्छ व्यक्ति है, चाहे वो मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न करे। यदि उसके पास ताकत नहीं है तो उसे मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अन्यथा मैं उसे मारने में संकोच नहीं करूंगा। एलेक्स ने ये शब्द बहुत सहजता से कहे, लेकिन ब्रायन और स्टीवन जो उसके पास थे, वे पहले से ही उसके अंदर छिपे क्रोध और हत्या के इरादे को महसूस कर सकते थे और फटने ही वाले थे कि उन्हें फ्रेडाल कबीले पर पहले से ही दया आ गई। हालांकि फ्रेडाल कबीले की युवा पीढ़ी अब एक साथ उन्नत हो गई लगती है। हालांकि स्टीवन, जो सिटी गार्ड्स के लिए काम करता था, ये नहीं जानता था कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इतना बड़ा भंडार कहां से मिला, लेकिन उसे यकीन था कि गॉर्डन कबीले के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। पिछले युद्ध में उनकी उपलब्धियों से पता चला कि गॉर्डन्स कबीला कोई आसान काम नहीं था, जबकि फ्रेडाल अपनी नई ताकत का प्रसारण करके खुश थे। गॉर्डन्स कबीला अपनी शक्तियों के प्रदर्शन में हमेशा की तरह गुप्त था, यहां तक कि अपनी युवा पीढ़ी की शक्ति का विवरण भी नहीं छिपाया। उनके बारे में हर बात रहस्यपूर्ण है, वे इसे केवल युद्ध के मैदान में ही उजागर करते हैं। वो लड़का ब्री हमेशा एक मास्टर की तरह व्यवहार करता रहा है और बहुत आत्मसंतुष्ट था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह सिर्फ एक के खो जाने से कितना नीचे गिर गया है, स्टीवन ने सोचा, और उसने उस प्रतिभा के लिए अफसोस में अपना सिर हिलाया जो उसके दिल को गॉर्डन के राक्षसों से मुक्त नहीं कर सका, जो लगता है कि एक हृदय दानव के रूप में विकसित हो गया है और उसके दिल को प्रभावित करेगा। खेती में भविष्य पद को छोड़कर वह सभी गॉर्डन कबीले प्रतिभा को हराया। एलेक्स अंततः गॉर्डन शिविर में वापस जाने और अपनी योजनाओं में कुछ समायोजन करने के लिए तैयार था। फ्रेडाल कबीले नामक चर ने उसे एक बुरा एहसास दिया, और एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो जीवन में मिले दूसरे अवसर को संजोता है, वो कभी भी खुद को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। लेकिन इससे पहले कि वह घोड़े पर चढ़ पाता, उसने ब्रायन को उसे बुलाते सुना और वो लगभग घोड़े से गिर गया। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। क्या? ऐसे मत बनो बॉस, मैं हमारे दोनों कबीलों के बीच सहयोग का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं इससे क्यों सहमत हूं? पिछली बार जब मैं सहमत हुआ था तो मैंने आपके कबीले की रक्षा की थी, उन्हें कुछ नई तरकीबें सिखाई थी, और फिर भी मुझे धोखा मिला था। क्या मैं आपके कबीले की आया जैसा दिखता हूं? एलेक्स गुस्से से भड़क उठा जब उसने ये सब कहा, और ब्रायन ने घबराहट में अपना हाथ हिलाया जबकि उसके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान थी। मुझे गलत मत समझिए बॉस, हमारा पूरा कबीला पिछले ब्लड मून युद्ध में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है, और इसीलिए हम इस युद्ध में भी आपके साथ बने रहना चाहते हैं। वास्तव में हम यहां केवल इसलिए हैं
क्योंकि हमने सुना है कि आप इसमें भाग लेंगे, क्योंकि हम इस अवसर को छोड़ सकते थे, क्योंकि शहर में अभी भी बहुत से ऐसे कबीले हैं जिन्होंने लड़ाई नहीं की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये मेरा कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में नहीं घसीट कर लाया हूं। एलेक्स के तीखे शब्दों ने ब्रायन द्वारा की जा रही चापलूसी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उसने हार मान ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एलेक्स आसानी से नहीं हिलता। हमने पावर स्टोन से होने वाली अपनी कमाई का 20% गॉर्डन कबीले को देने पर सहमति जताई है, यदि आप हमें गठबंधन के समय की तरह साथ चलने की अनुमति दें। केवल इतना ही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि हमें जो भी मौलिक पत्थर मिले वह इस लूट में शामिल ना हो। जब एलेक्स ने उसकी शर्तें सुनी तो वह घृणा से उपहास करने लगा कि क्या इस बेवकूफ ने सोचा था कि एक मौलिक शक्ति पत्थर प्राप्त करना आसान था। उसने चारों ओर पूछताछ की थी और उसने सुना था कि ये कुछ स्वर्गीय जड़ी बूटियों से भी दुर्लभ है, और पिछली बार टाइटन को उस विशेष टियर 3 गोबलिन को हराने के लिए हराना पड़ा था। ब्रायन क्या सोचता है कि वह एक और एलिमेंटल पावर स्टोन के साथ भाग्यशाली हो सकता है। दरअसल एलेक्स को पता था कि पिछली बार उसने जो एलिमेंटल पावर स्टोन उन्हें दिया था वो पूरी तरह से पचा नहीं है, क्योंकि ब्रायन ने चाहे जितना भी पचा लिया हो वो बहुत निम्न स्तर का था। टियर 3 एलिमेंटल पावर स्टोन ऊर्जाओं को समाप्त करने में लंबा समय लगेगा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि वे इसका उपयोग युवा पीढ़ी में कुछ विशेष प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंटल स्टोन में किसी को भी मध्य रैंक के दायरे में धकेलने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। इसका मतलब यह है कि यह ब्रायन को टियर 2 मैच दायरे में धकेल सकता है और फिर भी अन्य लैंस्ड कबीले के सदस्यों की क्षमता में सुधार कर सकता है, जिससे उन्हें अधिक जटिल पवन तकनीक को समझने में मदद मिलेगी और पवन तत्व के साथ उनकी आत्मीयता में सुधार होगा। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मुझे धोखा देना इतना आसान है? पिछली बार मुझे 30% से अधिक मिला था और अब तुम मुझे कम करने वाले हो। सपने देखो, अगर तुम मेरा अनुसरण करने जा रहे हो तो मैं केवल 30% ही ले सकता हूं। ब्रायन, एलेक्स के लालची शेर के मुंह को देखो, जो केवल उनके लाभ को और अधिक लेने में रुचि रखता था। मुझे डर है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। बॉस, हम पहले से अधिक शक्तिशाली हैं और लड़ाई में अधिक शामिल होने में सक्षम हैं। आप हमें अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी केवल 20% ही होगा। ब्रायन ने धीमी आवाज में कहा। एलेक्स की विनती सुनकर उसका शरीर कांप उठा। तो फिर अपने लिए कोई दूसरा बेबीसिटर ढूंढ लो। मैं इस बातचीत से थक गया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बेबीसिट करना चाहता हूं। और दूसरी बात, मुझे तुमसे नफरत है, एलेक्स ने कहा, क्योंकि उसने ब्रायन से फिर से परेशान नहीं हुआ और अपने घोड़े पर मारा। इसे गॉर्डन कबीले के शिविर में वापस निर्देशित करना। 25%। ब्रायन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और एलेक्स की ओर चिल्लाया, जो दूर जा रहा था। सौदा। ब्रायन, ऐसा क्यों लगता है जैसे मुझे उस कमीने के लिए लाभ बढ़ाने के लिए फुसलाया गया है? मुझे मत बताओ कि मुझे मात दे दी गई है।